अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा तेजी से बढ़े तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जरूर निवेश करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम उसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, हमारे देश की एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है और इसने म्यूचुअल फंड्स के जितने भी टाइप्स है ना, उनको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो पहली कैटेगरी है वो है इक्विटी स्कीम्स की, जो दूसरी कैटेगरी है वो है डेट स्कीम्स की, जो तीसरी कैटेगरी है वो है हाइब्रिड स्कीम्स की, जो चौथी कैटेगरी है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की, और जो पांचवी और आखिरी कैटेगरी है वो है अदर स्कीम्स की। तो आज की इस वीडियो में जो पहली वाली कैटेगरी है इक्विटी स्कीम्स की, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं और बाकी की जो कैटेगरीज है ना, उसको हम इस कोर्स के आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसमें निवेश करना क्यों जरूरी है, फिर उसके बाद इसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर किस टाइप में कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितने टाइम के लिए उसमें निवेश करना चाहिए। तो इस तरह की कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड कोर्स का दूसरा वीडियो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके पैसों को कंपनियों के शेयर्स में निवेश किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा शेयर्स में निवेश हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अगर आप एक सही टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव करें और उसमें अगर आप लंबे टाइम के लिए निवेश करें तो आप अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और इस बात को हमने लास्ट वीडियो में एक रियल एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉर्नर में जो आई का बटन है उसमें मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, इसमें निवेश करना क्यों जरूरी है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसमें निवेश करने का वो है हाई रिटर्न्स। देखिए, अगर आप एक सही टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम के लिए निवेश करें तो आपको जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, जहाँ पे ज्यादातर लोग अपना पैसा निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे कि बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, तो आपको उनकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करना चाहिए। इसके बाद जो इसमें निवेश करने का दूसरा कारण है वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आपके पैसों को ना कई सारे कंपनियों के शेयर्स में निवेश किया जाता है। मान के चलिए कुछ 50 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर्स में। तो जब आपका पैसा इतनी सारी कंपनियों में निवेश होता है तो इसका फायदा ये होता है कि अगर 1-2 कंपनी या फिर 5-10 कंपनियां बुरा परफॉर्म करती भी हैं तो बाकी की जो कंपनियां होती है ना, वो आपके रिटर्न्स को काफी हद तक संभाल लेती हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन वाले फीचर की वजह से आपका रिस्क काफी कम हो जाता है और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो तीसरा कारण है इसमें निवेश करने का वो है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड को जो लोग मैनेज करते हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी मार्केट पे हमेशा नजर बनी रहती है। तो वो लोग ना मार्केट में निवेश को लेकर आपसे या फिर मुझसे कई गुना बेहतर तरीके से निर्णय कर सकते हैं कि किस टाइम पे कितना अमाउंट कहाँ पे निवेश करना है। तो इस वाले फीचर की वजह से होता यह है कि हमारा रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और हमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो चौथा कारण है इसमें निवेश करने का वो ये है कि देखिए, इसमें निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े रकम की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ 500 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कारण है इसमें निवेश करने का वो है हाई लिक्विडिटी। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी को लेकर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। आप जब चाहें तब उसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद जो अगला कारण है इसमें निवेश करने का वो है टैक्स बेनिफिट। देखिए, कुछ ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिनमें अगर आप निवेश करें तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई सारे फायदे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, भले ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बाकी टाइप के म्यूचुअल फंड्स की तुलना में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिस्क होता है। इसीलिए हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको उतना ही अमाउंट निवेश करना चाहिए जितने का रिस्क आप आसानी से बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने उसमें बहुत बड़ा अमाउंट निवेश कर दिया और जैसे ही उसकी वैल्यू थोड़ी नीचे गिरना शुरू हुई कि इधर आपकी धड़कनें तेज होना शुरू हो जाए। तो इसलिए उसमें उतना ही अमाउंट निवेश करें जितने का रिस्क आप आसानी से बर्दाश्त कर सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप में कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न होता है, आपको उसमें कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए और कौन से टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सेबी के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड के टोटल 11 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है वो है लार्ज कैप फंड्स,
जो दूसरा टाइप है वो है मिड कैप फंड्स, जो तीसरा टाइप है वो है स्मॉल कैप फंड्स, जो चौथा टाइप है वो है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, जो पांचवा टाइप है वो है मल्टी कैप फंड्स, जो छठा टाइप है वो है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो सातवां टाइप है वो है डिविडेंड यील्ड फंड, जो आठवां टाइप है वो है फोकस्ड फंड, जो नौवां टाइप है वो है सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड्स, जो 10वां टाइप है वो है वैल्यू फंड और जो 11वां टाइप है वो है कॉन्ट्रा फंड। इसमें जो शुरुआत की जो 5 टाइप्स है ना, वो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट होता है, उस पे बेस्ड है। तो शुरुआत के इन 5 टाइपों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए जरा मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट को आप सरल भाषा में एक कंपनी की मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। इसे हम एक फॉर्मूले की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टोटल 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। सभी के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो देश की पहली 100 बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। फिर उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जितनी भी कंपनियां आती हैं उनको हम लोग मिड कैप कंपनीज की कैटेगरी में रखते हैं और 250 के बाद जितनी भी कंपनियां बच जाती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, फिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट के आधार पे जो 5 टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें अब समझ लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 5 टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उनके नाम है लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स। और इन सब की जानकारियां इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। तो देखिए, सेबी के नियमानुसार आप जब भी किसी लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम उसका 80% हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में निवेश करना कंपलसरी है। बाकी का जो 20% बच गया वो फंड मैनेजर के हाथ में है, वो जहां चाहे उसे वहां निवेश कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स की, तो मिड कैप फंड के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप जब भी किसी मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो उसका कम से कम 65% हिस्सा मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में निवेश करना कंपलसरी है और फिर वही कि बाकी का जो भी बच गया वो फंड मैनेजर के हाथ में है। फिर अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड्स की, तो उसका भी रूल वही है जो मिड कैप का था कि कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में निवेश करना पड़ेगा और बाकी का जो बच गया वो फंड मैनेजर के अकॉर्डिंगली निवेश होगा। फिर इसके बाद जो चौथा है लार्ज एंड मिड कैप, तो इनका रूल ये कहता है कि कम से कम 35% हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में और 35% हिस्सा मिड कैप कंपनीज में निवेश करना कंपलसरी है। बाकी का जो फंड मैनेजर है वो जहां चाहे वहां पे निवेश कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी कैप फंड्स की, तो मल्टी कैप फंड्स का रूल यही है कि कम से कम 65% हिस्सा सिर्फ इक्विटीज में निवेश करना जरूरी है। अब वो चाहे लार्ज कैप कंपनीज हो, चाहे मिड कैप हो या चाहे स्मॉल कैप हो, वो कहीं भी कर सकता है। बस ये है कि कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी शेयर्स में निवेश होना चाहिए। बाकी का जो बच गया वो फंड मैनेजर के हाथ में है, वो जहां निवेश करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्क की, तो लार्ज कैप कंपनी जब आप किसी लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं तो वहां पर बाकी टाइप्स के म्यूचुअल फंड के तुलना में ना थोड़ा रिस्क कम होता है। अगर हम बात करें मिड कैप की, तो यहाँ पे रिस्क का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा होता है इन पांचों में से। उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज एंड मिड कैप की, तो यहाँ पर भी रिस्क का लेवल मॉडरेट ही रहता है और मल्टी कैप की बात करें तो इसका भी रिस्क का लेवल जो है वो मॉडरेट ही है, ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत ज्यादा कम होता है। फिर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की, कि मतलब आप इनसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो लार्ज कैप कंपनियों से आप कुछ 10 से 12% के बीच का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स आपको तभी मिलेंगे जब आप कम से कम 5 से 7 सालों के लिए इसमें निवेश करेंगे। फिर अगर हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप से आप 13 से 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें कम से कम 10 वर्ष से ज्यादा के लिए निवेश करेंगे। फिर अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है तो आप इससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको 14 से 15% के बीच का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें 10 वर्ष से ज्यादा के लिए निवेश करेंगे। फिर अगर हम बात करें लार्ज एंड मिड कैप की, तो इसमें आपको 12 से 13% के बीच का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें कम से कम 7 से 10 साल के लिए निवेश करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी कैप फंड्स की, तो इसमें आपको 13 से 14% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप कम से कम 7 से 10 साल के लिए निवेश करेंगे। अब देखिए, जो रिटर्न्स के फिगर मैंने आपको बताए हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि किसी साल आपको इससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और हो सकता है कि किसी साल आपको इससे काफ़ी कम रिटर्न भी मिल जाए। लेकिन जब आप एक लंबे टाइम के लिए निवेश में बने रहेंगे तो आप देखें कि ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न जो है वो इसी के आसपास का रहेगा। यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं, देखिए कि जो रिटर्न्स के फिगर मैंने आपको बताए हैं ये अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में भी ये एनालिसिस सही ही बैठेगा, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट पे डिपेंड करते हैं। तो ये थे वो 5 टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट पे आधारित हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छठे टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो जो अगला टाइप है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड का, उसका नाम है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखिए एक टैक्स सेविंग फंड होता है जिसमें आपको कम से कम 3 साल के लिए निवेश में बने रहना होगा, यानी कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है 3 सालों का। अगर आप ये 3 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो सेबी के नियम है उसके हिसाब से इसका 80% हिस्सा जो है वो इक्विटी में निवेश करना कंपलसरी है, यानी कि वो चाहे तो लार्ज कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है और स्मॉल कैप में भी कर सकता है। बस ये है कि इक्विटीज में निवेश होना चाहिए। बाकी का जो 20% बच गया उसको वो कहीं पर भी जो फंड मैनेजर है वो निवेश कर सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की, तो आप इससे कुछ 12 से 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क का लेवल इसमें भी मॉडरेट रहता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें कम से कम 7 से 10 सालों के लिए निवेश जरूर करना चाहिए। अब देखिए इसके बाद जितने भी टाइप्स के इक्विटी म्यूचुअल फंड बच जाते हैं उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि उन टाइप्स में ना रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और आपको काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। और देखिए मेरा मानना ये है कि अगर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े, अगर हमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करना पड़े, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी जानने में क्या जाता है, तो एक काम करते हैं उनका ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उन सभी टाइप्स का। तो देखिए इसके बाद जो 7वां टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड का वो है डिविडेंड यील्ड फंड। अब जैसा कि इसका नाम है डिविडेंड यील्ड फंड, तो इस तरह के जो फंड होते हैं ना वो उसी तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां से डिविडेंड आने की उम्मीद होती है। और सेबी के नियम के हिसाब से इस फंड का जो 65% हिस्सा है, कम से कम 65% हिस्सा कंपनियों के शेयर्स में निवेश होना जरूरी है। अब वो कंपनियां लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी साथ साथ है कि जिस शेयर में निवेश किया जा रहा है वहां से डिविडेंड भी मिले। तो ये जो है बेसिकली अपना टारगेट जो है, फोकस जो है वो डिविडेंड पे ही रखते हैं। इसके बाद जो 8वां टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो है फोकस्ड फंड। देखिए जैसा कि इसका नाम है उसी तरीके से ये बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं करता, ये कुछ सेलेक्टेड कंपनियों पे ही फोकस करता है। और सेबी के हिसाब से ये अपनी झोली में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रख सकता है। और जो सेबी का नियम है वो ये भी कहता है कि इस फंड का जो 65% हिस्सा है, कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी में निवेश होना जरूरी है। वो कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन 65% होना जरूरी है। इसके बाद जो 9वां टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड का वो है सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड्स। देखिए जो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स होते हैं ना, ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश करते हैं या पर्टिकुलर जो थीम वाले बिजनेस होते हैं उसी में, जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर हो गया या कोई टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, तो इस तरह के सेक्टर में ही निवेश करते हैं। तो इनमें भी काफी ज्यादा रिस्क माना जाता है। इसके बाद जो आखिरी के 2 टाइप के फंड बच जाते हैं उनका नाम है वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। देखिए रूल के हिसाब से जो वैल्यू फंड है उसका कम से कम 65% हिस्सा जो है वो इक्विटी में निवेश होना कंपलसरी है। इसके साथ ही साथ इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी फॉलो किया जाता है। फिर अगर हम बात करें कॉन्ट्रा फंड की, तो कॉन्ट्रा फंड का कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ इसमें इन्हें कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, तो इसको भी हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में काफी हद तक समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना चाहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्न ये कि 11 टाइप्स के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो हमें किस टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप निवेश को लेकर बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेना चाहते, सब कुछ साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो आपको लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए। देखिए जितना अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं उसका 60% हिस्सा आपको लार्ज कैप फंड्स में, 20% हिस्सा मिड कैप फंड्स में और बाकी का बचा हुआ 20% स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इन तीनों में निवेश नहीं करना चाहते तो फिर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टाइप्स बच जाते हैं, अगर आप उनमें निवेश करना चाहते हैं तो आप उनमें निवेश कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था।
इसके बाद एक आखिरी बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि देखिए लास्ट वीडियो जो चैनल पे अपलोड हुई थी ना, तो उसके कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने एक कॉमन सा सवाल पूछा था कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब वो मुझसे डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड का नाम पूछ रहे थे। तो देखिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मैं नाम ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इस कोर्स के आखिरी वीडियो में। देखिए दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं आप सभी के साथ ना म्यूचुअल फंड की जो भी जानकारियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, पहले वो सारी शेयर कर लूँ। और जब आपको सब कुछ पता चल जाए तो उसके बाद मैं आपको उसका नाम बताऊँ। और देखिए ऐसा नहीं है कि इस कोर्स की जो आखिरी वीडियो है वो बहुत टाइम के बाद आएगी, बस 1-1.5 हफ्ते की बात है, सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसे शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब आपसे मुलाकात होगी इस कोर्स के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।